नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी पेशेंट से व्यापम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हैं जो कि जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण भाग पर्यावरण से संबंधित है। तो पर्यावरण के भाग में दोस्तों जैव विविधता के बारे में आज देखेंगे। तो इसमें से जैव विविधता से बायोडायवर्सिटी से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए जो कि प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला परिचालक के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले। इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन है दोस्तों, वो बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, छोड़ के बीच में ना जाइएगा। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल का जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम है, वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, तो वहां से आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसकी विविधता सर्वाधिक है? कवक की, शैवाल की, जीवाणु की या फिर पर्णोद्भिद की? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कवक है वो भारत में सर्वाधिक मात्रा में है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैव विविधता का पिता जनक कहलाता है? एडवर्ड ओ विल्सन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट रॉक या फिर यन डोनाल्ड? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आप कौन, ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, एडवर्ड ओ विल्सन है, जो कि जैव विविधता का बायोडायवर्सिटी का जनक के रूप में जाना जाता है ना। जैव विविधता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है दोस्तों एडवर्ड ओ विल्सन के द्वारा है 1986 में है वो किया गया था। इसी की वजह से इसको जैव विविधता का जनक है वो कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आनुवंशिकता के नियम का आविष्कारक कौन है? जेसी बूश, चार्ल्स डार्विन, मैंडलिफ या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल? तो आनुवंशिकता के जो नियम है दोस्तों उसका आविष्कारक कौन है? तो आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शांत घाटी में, कश्मीर घाटी में, फूलों की घाटी में या फिर दामोदर घाटी में? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शांत घाटी में दोस्तों जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो पाया जाता है। यह दोस्तों जो शांत घाटी है वो केरल राज्य के पलक्कड़ जिले के नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ये एक राष्ट्रीय पार्क है ना, राष्ट्रीय पार्क भी है ये। यहाँ पर जो शांत घाटी है वो राष्ट्रीय पार्क है, जो पश्चिमी घाट का क्या है हिस्सा है, पश्चिमी छत भारत का जो पश्चिमी घाट है उसका एक हिस्सा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शांत घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर जम्मू एवं कश्मीर में? तो यहाँ पर जो शांत घाटी है दोस्तों वो आपका केरल राज्य में स्थित है। ये एक भारतीय जो राष्ट्रीय उद्यान है वो यहाँ पर है ना, जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में यहाँ पर जो शांत घाटी है वो फेमस है, और साथ में है ना ये पश्चिमी घाट का क्या है हिस्से है जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट या फिर बी एवं सी दोनों? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैव विविधता का जो तप्त स्थल है वो कौन कौन से है? तो यहाँ पर जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये दोनों है क्या है तप्त स्थल है। आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी एवं सी दोनों है, लेकिन पश्चिमी हिला है ये तप्त स्थल में नहीं आता है। तो तप्त स्थल किसे कहा जाता है दोस्तों? तो तप्त स्थल है, इसकी अवधारणा है वो नॉर्मन मायर्स है ना, मायर्स के द्वारा क्या है ये दिया गया था। तप्त स्थल की अवधारणा है वो नॉर्मन मायर्स ने 1988 में है वो दिया था, 1988 में दिए थे। और तो तप्त स्थल किसे कहते हैं? तो वे प्राकृतिक स्थल जहां निवासरत जातियों की पर्याप्त संख्या हो और उनके अधिवास के कारण उस स्थल के प्राकृतिक निवास या वन्य जीव तथा वनस्पतियों में विभिन्न प्रजातियों का अस्तित्व संकट में पड़ गए हैं, जैव विविधता के तप्त स्थल कहलाते हैं। भारत में जो दोस्तों 4 तप्त स्थल है, पहला है आपका पूर्वी हिमालय, दूसरा आपका पश्चिमी घाट, तीसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र और चौथा है आपका स्विट्जरलैंड। तो ये भारत में जो 4 जो प्रमुख क्या है आपका तप्त स्थल है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? सी जे बैरो ने, डी कास्ट्री ने, वॉल्टर जी रोसेन या फिर डी आर बैटिस ने? तो यहाँ पर जो बायोडायवर्सिटी शब्द है दोस्तों, उसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो आपके वॉल्टर जी रोसेन के द्वारा है वो किया गया था। और जैव विविधता शब्द का दोस्तों, जैव विविधता शब्द है यहाँ पर एक है ना, जिसको जन्मदाता के रूप में जाना एडवर्ड ओ विल्सन है ना, उनके द्वारा जैव विविधता शब्द है उसका प्रयोग है वो किया गया था, है ना। और 1986 में है वो जैव विविधता शब्द का प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड ओ विल्सन के द्वारा। यहाँ पर उसके बाद जो दूसरा व्यक्तित्व है दोस्तों, वो है वॉल्टर जी रोसेन। इन्होंने बायोडायवर्सिटी शब्द का है वो प्रयोग है वो सबसे पहले किया था, है ना। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा दोस्तों यहाँ पर, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? व्यापक नीच, कर्मता, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित नीच, कर्मता या फिर आनुवंशिक भिन्नता की कमी? तो यहाँ पर है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका व्यापक नीच, कर्मता, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? अरावली पर्वत, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और सतपुड़ा श्रेणी? तो यहाँ पर जो जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है दोस्तों, वो कौन सा है? आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, जो पश्चिमी घाट है ना, वो आपका जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है। भारत में जो पश्चिमी तट है दोस्तों, उसमें पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट है, जो भारत का पश्चिमी घाट है उसमें पूरा पर्वत श्रृंखला है ना, जिसको सह्याद्री बोला जाता है। यह जो ताप्ती नदी के क्या है, मुहाने से तमिलनाडु के कैप कैमोरिन तक लगभग कितने हैं, 1600 किलोमीटर की है, 1600 किलोमीटर के लंबाई में विस्तृत है। विश्व में जैव विविधता के लिए यह बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण स्थल है ना। इसको इस दृष्टि से इसका जो स्थान है विश्व में पूरे स्थान है, इसका 8वां स्थान है ना, जो पश्चिमी घाट है उसका 8वां स्थान है और जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है। तो इन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इन सबको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियां हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से दोस्तों जो प्रवाल भित्ति है वो है आपको बताना है, और कूट में दिए गए आंसर के आधार पर आपको है जो सवाल है आंसर है उसको आपको बताना है। तो प्रवाल भित्तियां दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी में है और आपकी मन्नार की खाड़ी में। लेकिन सुंदरवन में दोस्तों प्रवाल भित्ति है वो नहीं पाया जाती। यहाँ पर जो मैंग्रोव पौधे है वो पाया जाता है, लेकिन आपका ये जो पहला, दूसरा और तीसरा इसमें प्रवाल भित्तियां है बहुतायत में है वो पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के संदर्भ में भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, विंध्य पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय श्रृंखला, पश्चिमी घाट और शिवालिक श्रृंखला एवं पूर्वी घाट। तो जो भारत में जो तप्त स्थल है दोस्तों, जिसको हॉट स्पॉट बोला जाता है, वो पाया जाता है कहाँ पर? तो पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट में है वो पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है? शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में या फिर मरुस्थलीय और समान मैदानों में? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में क्या है, प्राणियों और पादपों की जो जाति है अधिकतम विविधता है वो पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़, चील, बल्लाक या फिर गिद्ध? तो यहाँ पर जो फ्लाइंग फॉक्स है दोस्तों वो किसके नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चमगादड़ है वो उसको बोला जाता है फ्लाइंग फॉक्स, जिसको वल्गुल से संबंधित है ना। इसका काम क्या है? इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की क्या है, एक प्रजाति है और इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से जाना जाता है। ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? गहरे सागर, प्रेयरी, पतझड़ी वन या फिर टैगा? यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल से हो जाएगा, टैगा है, जिसको पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन है वो कहाँ पर है? आपका
टैगा में स्थित है। टैगा वन क्या है दोस्तों? यह वन टुंड्रा वन के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है और यह कोणधारी वृक्ष मुख्यतः जैसे चीड़, स्फूस, फर, सिल्वर, बर्च यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ शीतोष्ण घास के मैदान है क्या है? स्थित है, जिसे स्टेपीज कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। पूर्व पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाटी, फिर पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन है उसमें बहुत सारे है वो क्षेत्र है वो दे दिया गया है, लेकिन आपको जो उसके बढ़ते हुए क्रम में है ना, उसके आधार पर यहाँ पर लेना है। तो आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट में क्या है, जो हॉट स्पॉट क्षेत्र है वो यहाँ पर है, तप्त स्थल है यहाँ पर। लेकिन शांत घाटी भी क्या है, तप्त स्थल में आता है। आपका सुंदरलैंड है ना, स्विट्जरलैंड है, वो भी आता है आपका तप्त स्थल के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शंकुधारी वनों में या उत्तरी ध्रुवीय वनों में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल से हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में क्या है, सर्वाधिक जैव विविधता है वो पाई जाती है। कारण क्या है? जैव विविधता है दोस्तों, जो सर्वाधिक जैव विविधता है उष्ण कटिबंधीय वनों में ही पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पादप और प्राणियों की विकास तथा वृद्धि के लिए क्या होता है, अनुकूल दशाएं है वो पाया जाता है, क्योंकि इसमें वर्ष भर क्या होता है, सबसे ज्यादा है वो वर्षा होती है और तापमान है वो भी सामान्य रहता है ना। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, अनुकूलतम बायोम है वो भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जैव विविधता का सिद्धांत प्रथम बार लागू किया गया 29 दिसंबर 1993 को, 6 जून 1992 को, 3 अक्टूबर 1994 को या फिर 4 अक्टूबर 1993 को। तो यहाँ पर जो जैव विविधता है उसका सिद्धांत है दोस्तों प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो यहाँ पर 29 दिसंबर 1993 को है वो लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विविधता सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? टुंड्रा क्षेत्र में, प्रियरी क्षेत्र में, टॉरिड क्षेत्र में या फिर ट्रॉपिक क्षेत्र में? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ये होगा आपका ट्रॉपिक क्षेत्र में आता है। ट्रॉपिक क्षेत्र कहने का तात्पर्य है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है? तो वह ताप कटिबंध है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा के आसपास में स्थित होती है। तो उन क्षेत्रों को ट्रॉपिक क्षेत्र है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर जो कर्क रेखा है दोस्तों उसके बारे में बात करें तो भारत में है ना, भारत में जो आठ राज्य है वो कर्क रेखा से है वो गुजरती है। कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जिलों की बात करें तो 35 जिला है वो कर्क रेखा से गुजरती है। विश्व की बात करें तो यहाँ पर जो कर्क रेखा है वो 14 देशों से होकर है वो गुजरता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, IUCN की लाल सूची रेड डाटा बुक निम्न में से किसके संरक्षण से संबंधित है? जल, मृदा, जैव विविधता या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर IUCN की है दोस्तों, उसमें जो रेड डाटा बुक है उसके आधार पर जो आपका संरक्षण से संबंधित है ना, लाल सूची है वो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा जैव विविधता से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर IUCN के द्वारा है जो जो रेड डाटा बुक है उसमें 3 प्रकार के जो कलर है उसको 3 रंगों में इसको बांटा गया। 3 प्रकार के बुक है उसमें, एक होता है लाल होता है, दूसरा पीला होता है और तीसरा आपका ग्रीन होता है ना। तो रेड का रहने का तात्पर्य है कि वो संकट में विलुप्तता के क्या है, कगार में है। ग्रीन है तो वो विलुप्त से मुक्त है, वो क्या है आपका पूरा वहां पर परिपूर्ण जीव है वो रहता है ना। और पीलापन है तो वो संकटापन्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यूनेस्को की MAB सूची में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व नोकरेक निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, मेघालय, उत्तराखंड या फिर उड़ीसा? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी है, बिल्कुल से हो जाएगा। मेघालय में जो बायोस्फीयर रिजर्व नोकरेक है वो स्थित है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है ना, मेघालय तुरा रेंज जिसको बोला जाता है, तुरा रेंज में स्थित है, जो मेघालय राज्य पठार का क्या है हिस्सा, मेघालय राज्य में पठार उसका हिस्सा है वो एक, उसको तुरा रेंज है वो बोला जाता है ना। नोकरेक गारो पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई लगभग कितने हैं, 1412 किलोमीटर है, सॉरी किलोमीटर बोल दिया था, मीटर है, 1200
1412 मीटर है, सॉरी 1200 बोल दिया था, 1412 मीटर इनकी ऊंचाई है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर WWF विश्व वन्य प्राणी कोष का शुभकर कौन है? डॉल्फिन, कंगारू, बाघ या फिर बड़ा पंडा? तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, जो WWF विश्व वन्य प्राणी कोष का जो शुभकर जो चिन्ह है वो क्या है, उसको जो पांडा दिया है ना, बड़ा पांडा है, वो उनको चिन्ह के रूप में चिन्हांकित किया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर पृथ्वी एवं वायुमंडल का भाग जो जीवन को आधार प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? बायोस्फीयर, बायोम, इकोटोन या फिर बायोटा? तो यहाँ पर जो जीवन को आधार प्रदान करता है दोस्तों पृथ्वी और वायुमंडल में, तो वो उस भाग को बायोस्फीयर है वो कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 3 से 4 बार इसको एग्जाम में है, विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगी ज्ञान उसमें पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA की स्थापना कब हुई थी? 2002 चेन्नई में, 2003 नई दिल्ली में, 2002 मुंबई में या फिर 2003 चेन्नई में? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चेन्नई में 2003 में क्या है आपका राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है उसकी स्थापना है वो किया गया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण दोस्तों भारत का जो क्या है पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है जो राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए क्या किया गया था, इसकी स्थापना है वो किया गया था। इसकी स्थापना है दोस्तों 1 अक्टूबर 2003 को है वो किया गया था और जिसका मुख्यालय भी आपको चेन्नई में है वो रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अनवीनीकरण साधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, खनिज या फिर वन्य जीव? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो अनवीनीकरण साधन नहीं है वो क्या हो जाएगा, आपका वन्य जीव है वो आ जाएगा। कोयला, खनिज और आपका पेट्रोलियम ये सभी क्या है अनवीनीकरण साधन है लेकिन वन्य जीव नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से कौन सा जैव रूपांतरण के प्रावस्था 2 का किण्वक एंजाइम है? ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेज, परऑक्सीडेज या फिर ट्रांसफरेज? तो यहाँ पर जो आपका प्रावस्था जो किण्वक है दोस्तों एंजाइम के रूप में वो कौन सा है, तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रांसफरेज है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्न में से किस प्रक्रिया से धातुओं को वातावरण से अलग किया जाता है? जैव एकत्रीकरण, जैव शोषण, फाइटो रिमेडिएशन या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर जो धातुओं को दोस्तों वातावरण से अलग करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, ये आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जैव एकत्रीकरण कहलाता है, जैव शोषण और फाइटो रिमेडिएशन है वो कहलाता है। तो इस प्रकार ये सभी चीज है इसमें आता है, इस वजह से आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर जैव रूपांतरण में संयुग्मन अभिक्रिया निम्न में से किस प्रावस्था में रखी गई? प्रावस्था 1, प्रावस्था 2, प्रावस्था 3 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जैव रूपांतरण में जो संयुग्मन अभिक्रिया है दोस्तों वो आपका प्रावस्था 2 में है वो रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर भोज्य श्रृंखला में जहरीले रसायन की मात्रा में क्रमशः निम्न में से क्या कहलाती है? जैव रूपांतरण, जैव एकत्रीकरण, जैव शोषण या फिर जैव आवर्धन? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जैव आवर्धन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर संधारित्र विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट में निम्न में से किस पैरामीटर को शामिल नहीं किया गया है? धारण क्षमता, अंतर एवं अंतरा पीढ़ी समानता, लिंग असमानता एवं विविधता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जो संधारित विकास है उसमें है ना जो पैरामीटर में शामिल नहीं किया गया तो इनमें से कोई भी नहीं है। जो आपका संधारित्र विकास जिसको धारणी विकास बोला जाता है तो क्या है, तो ऐसे विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करता है कि भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में किसी प्रकार का समझौता न करना पड़े उसे ही धारणीय विकास है वो कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन है, इस वजह से आपको ऑप्शन डी है वो लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस तप्त स्थल में सर्वाधिक
स्थानिक संवहनी पौधे पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय एंडीज में, मेडागास्कर में, पूर्वी हिमालय या फिर पश्चिमी घाट में। तो यहाँ पर सर्वाधिक स्थानीय संवहनी पौधे पाए जाते हैं दोस्तों, वो कहाँ पर है? तो आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय एंडीज है उसमें पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यूनेट ने जिस पुस्तक में विश्व की संकटापन्न जातियों को संकलित किया है क्या कहलाता है? रेड डाटा पुस्तक, हीरा हरी पुस्तक, नीली पुस्तक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो यूनिट ने दोस्तों जो विश्व संकटापन्न जातियों को संकलित किया है ना, उसको क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपको ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, नीली पुस्तक है वो कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस वनस्पति की विविधता कम पहचानी गई है? लाइकेंस, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर शैवाल। तो यहाँ पर जो वनस्पति है दोस्तों उसकी विविधता कम पहचानी गई है, तो वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जैव विविधता सम्मेलन की कौन सी धारा एक्स संरक्षण से संबंधित है? धारा 7, धारा 8, धारा 9 या फिर धारा 10। तो यहाँ पर एक्स संरक्षण से संबंधित जो धारा है दोस्तों जैव विविधता में, तो वो क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल से हो जाएगा, धारा 9। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पवित्र ग्रुप्स स्कैट ग्रुप्स निम्न में से किस प्रकार के संरक्षण का उदाहरण है? इन सीटू संरक्षण, एक्स सीटू संरक्षण, संरक्षित क्षेत्र या फिर तप्त स्थल। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, इन सीटू संरक्षण से आपका स्कैट ग्रुप है वो संबंधित है। तो इन सीटू संरक्षण क्या है? तो इन सीटू संरक्षण है दोस्तों जब पादप एवं जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से पृथक संरक्षित क्षेत्र में किया जाता है तो उसे एक्ट सीटू संरक्षण कहा जाता है। इसके तहत जो संरक्षित क्षेत्र है दोस्तों जैसे जीन बैंक, बीज बैंक, चिड़ियाघर इत्यादि है वो क्या कहते हैं? एक्स सीटू संरक्षण के अंतर्गत है वो आते हैं। लेकिन इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर इन सीटू संरक्षण क्या है? तो ये हो जाएगा जब पादप और जंतुओं का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवासों में किए जाते हैं, तो यह विधि इन सीटू संरक्षण है वो कहलाती है। इसके अंतर्गत आपका जो सुरक्षित क्षेत्र है उसमें राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व और जैव आरक्षित क्षेत्रों को है वो शामिल किया गया है यहाँ पर, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इन सीटू संरक्षण में आपका राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व और अभ्यारण्य इनको आरक्षित किया गया है, और एक्स सीटू संरक्षण में आपका चिड़ियाघर है, बीज बैंक है और जिंक बैंक है, इन सबको संरक्षित है वो किया गया है। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्र मालाबार कहलाता है? भारत का पूर्वी तटीय तट, पूर्वी समुद्री तट या फिर भारत का पश्चिमी समुद्री तट, अंडमान या फिर मध्य भारत। तो यहाँ पर जो मालाबार क्षेत्र है कहलाता है दोस्तों वो कौन हो जाएगा? भारत का पश्चिमी समुद्री तट है उसको मालाबार क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मालाबार सागर तट है वो भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में क्या है दोस्तों? अरब सागर से लगे जो सागर तट है उसको कहा जाता है। यह दक्षिण भारत का क्या है? सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और यह तट केरल राज्य में है वो स्थित है। तो दोस्तों ये 30-35 प्रश्न है वो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।